हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट यानी कि 22 नंबर की वीडियो है। और आज जो है वो ज्योग्राफी सेक्शन की लास्ट वीडियो होने वाली है। मैक्सिमम चीज़ें हम ज्योग्राफी की कवर कर चुके हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं थोड़े बहुत रह जाते हैं, जैसे कि आपकी रामसर साइट्स हो गई, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, रेनफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज उनको एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और कल से जो है हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में डिवाइड कर दें, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। बाकी आपको आने वाले समय में जो है वो पता लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता ही है कि हम किस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं जब हम फ्री में आपको करवा रहे हैं। तो HPPSC पेपर 1 के मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किए हैं आपके लिए स्पेशली नेगेटिव मार्किंग के साथ, जिसमें आप जो है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी थोड़ी देर पहले इंग्लिश का मॉक टेस्ट अपलोड किया है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके का, किस लेवल का कंटेंट आपको जो है वो मिल रहा है। प्लस आपको सॉल्यूशंस भी जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वो HP GK के 10 मॉक टेस्ट, करंट अफेयर के 10, उसके अलावा इंडियन GK के 10, हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10। ठीक है, ये टोटल आपको मिल रहे हैं और ये जो है वो आपके मिनिमम मॉक टेस्ट है, मिनिमम मॉक टेस्ट। ठीक है, 250 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि कूपन कोड को बढ़ा दिया जाए। तो HP1 जो है वो आपका कूपन कोड है, 1800 रुपये तक का आपको डिस्काउंट जो है वो मिलेगा और ऑफर प्राइस चल रहा है आपका 200 रुपये। ठीक है, मात्र 200 रुपये में। और ये मिनिमम मॉक टेस्ट है, 6 मंथ की वैलिडिटी है, तो 6 मंथ तक आपको मॉक टेस्ट जो है वो मिलते रहेंगे। तो आप सोचिए किस लेवल की तैयारी जो है वो आपकी हो जाएगी पेपर 1 की, क्योंकि आपको पता है पेपर 1 को क्वालिफाई करना जो है वो ज़रूरी है। बाकी आप समझदार हो, कंटेंट आपको पता ही है कि हम जैसा यूट्यूब पर जब आपको फ्री में ऐसा दे रहे हैं तो आपके लिए पेड के लिए कितनी मेहनत करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम आज की वीडियो में बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में। ठीक है, रामसर साइट्स हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे अच्छे से। जिसके लिए ज़रूरी होगी डिटेल वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। देखिए, चंद्रताल झील, ठीक है, उसके बाद आपकी रेणुका झील और आपकी पौंग झील, यानी कि पौंग लेक हो गई, आपकी चंद्रताल लेक हो गई और रेणुका लेक होगी। हिमाचल प्रदेश की ये जो है वो आपकी 3 रामसर साइट है। ठीक है, और के लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्लाई किया है, बट वो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, मतलब इसी वीडियो में। बट जो अभी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्रताल झील की बात करें तो कहाँ पर पड़ती है, ये वाली पोजीशन कौन सा है, अब तक तो आपको लोकेशन अच्छे से याद हो जानी चाहिए, लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति है, यानी कि लाहौल एंड स्पीति में पड़ती है। रेणुका के बारे में आपको पता ही है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका झील जो है वो पड़ती है। उसके बाद पौंग अगर झील की बात करें, ठीक है, ये कौन सा एरिया है पौंग झील का, ये है आपका कांगड़ा। तो मैप तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो रामसर साइट के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, रामसर साइट अगर हिमाचल प्रदेश में है तो वो कितनी है, वो है आपकी 3। चंद्रताल, सबसे ऊपर आपको लाहौल स्पीति में चल जाना है। ठीक है, फिर आपको बिल्कुल यहाँ से नीचे आ जाना है डायरेक्टली। ठीक है, ये आपका सिरमौर, और उसके बाद इस कोने में डायरेक्टली पहुँच जाना है, वो है आपका कांगड़ा। ठीक है, तो एक आप सोच देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल टाइप का, इस तरीके से आपको जो है वो बना लेना है। ठीक है, तो चंद्रताल, रेणुका और पौंग झील दिमाग में बैठ गया। अब तो आपको भूलने वाली कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मैप के थ्रू आपको याद रखना है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी डिटेल इनके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, बट फिर भी देखिए, हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर आर्द्र भूमि है। ठीक है, रामसर वेटलैंड, ठीक है, आर्द्र भूमि को बोलते हैं यहाँ पर वेटलैंड्स भी अलग से हिमाचल प्रदेश में 92 है। ठीक है, इनके बारे में भी बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और रामसर साइट, वेटलैंड को ही बाद में रामसर साइट घोषित किया जाता है। तो पौंग झील, चंद्रताल झील और रेणुका झील, ये आपको पता लग गया कहाँ कहाँ पर है। ये आपकी जो है वो रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश में 3। ठीक है जी, पौंग झील के बारे में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको, व्यास नदी पर बनी है, तो इस मतलब कि व्यास नदी पर है। तो ये झील किस लिए बनी है, क्योंकि जो व्यास रिवर थी उसके ऊपर जो है वो पौंग डैम बनाया गया। तो पौंग डैम बनाया गया तो पानी इकट्ठा हो गया, उसके बाद जो है ये आपकी बन गई पौंग झील। ठीक है, तो ये कृत्रिम झील है, यानी कि मैन मेड है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, झीलों वाला चैप्टर देख लीजिएगा। अच्छा, इसे महाराणा प्रताप झील के नाम से भी जाना जाता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पौंग डैम को 1960 में बनाया गया था। 42 किलोमीटर जो है वो लंबी झील है। 1960 में डैम बनाया गया और 42 किलोमीटर, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 42 किलोमीटर जो है वो ये आपकी लंबी है। बाकी गोविंद सागर तो आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, 88 किलोमीटर के आसपास। तो इस झील को 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, और हर वर्ष जो है वो 54 प्रजातियों के लगभग जो है यहाँ पर 16 से 20 हज़ार प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी होगी, कि भरतपुर राजस्थान के अलावा भारत में ही ये एकमात्र ऐसी झील है जहाँ पर दुर्लभ लाल गर्दन वाले ग्रीब पाए जाते हैं। ठीक है,
रेड नेक वाले ग्रीब जो है वो पाए जाते हैं, वो आपके एक तो भरतपुर राजस्थान में पाए जाते हैं और उसके बाद नंबर आता है आपका पौंग झील का। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, अगस्त 2002 को इसे रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो आपको याद क्या रखना है कि आपने पहले पढ़ा कि 3 जो है वो रामसर साइट हैं, जिसमें से हम अगर पौंग झील की बात करें तो ये इसको जो है वो 2002 में जो है वो रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, पौंग इज इक्वल टू 2002। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये आप यहाँ पर पौंग डैम देख सकते हैं और पौंग लेक जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्रताल झील। कहाँ पर स्थित है भाई? लाहौल स्पीति। अब तो टिप्स पर याद होना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक झील है। चंद्रा नदी का जो है वो उद्गम स्थान है। चंद्रा और भागा बहुत बार पढ़ चुके हो, तांडी पर मिलती है और फिर वहाँ से चिनाब नदी बन जाती है। उसके बाद इसको चंद्रमा की झील भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो फिर आप इजी पहचान सकते हैं। चंद्रताल है तो चंद्रमा की झील बोला जाता है। 4300 कहीं पर दिया गया है हाइट इसकी, कहीं पर 4250 दी गई है। ठीक है, लोहित्य सरोवर के नाम से तीर्थयात्री जो है वह हवेनसांग था चीनी, तो उसने इसको जो है वो लोहित्य सरोवर बोला। ये मैं इतनी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि सारा कुछ आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि 2005 को इसे रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2005 में। तो ये हो गया आपका चंद्रताल, कब? 2005 में। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। देखिए चांद की तरह पूरी चमक रही है, तो इसलिए इसको चंद्रताल बोला जाता है। ठीक है, परीक्षा बूस्टर को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, 60 मार्क्स के करंट, सॉरी 60 तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, 30 मार्क्स के करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके तैयारी के लिए 60 सेकंड में आपको करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर बात आती है हमारी रेणुका जी झील की। ठीक है, सिरमौर जिले में पड़ती है, प्राकृतिक झील है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बोला जाता है। सोई हुई औरत के आकार की झील है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सोई हुई औरत के आकार की झील है। 2.5 किलोमीटर लंबी है। रेणुका जी जो थी वो परशुराम जी की माता थी और जमदग्नि जी की पत्नी थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2005 में इसको जो है वो रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, आप थोड़े से बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ कि आपको मेन क्या याद रखना है। रामसर साइट, पौंग झील कहाँ पर पड़ती है? कांगड़ा में। कब हुई थी? 2002 में इसको डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट। चंद्रताल झील लाहौल स्पीति में पड़ती है, 2005 में इसको जो है वो डिक्लेयर किया गया था। रेणुका झील सिरमौर में पड़ती है, 2005 में इसको डिक्लेयर किया गया था। मतलब आउट ऑफ 3 2 तो ऐसी हैं जिनको 2005 में किया गया। कौन कौन सी? रेणुका और चंद्रताल, जो कि बाद में हुई। सबसे पहली कौन सी हुई? पौंग झील हुई कांगड़ा की, 2002 में। ठीक है, मतलब जो सिलसिला शुरू हुआ रामसर साइट का वो 2000 के बाद ही याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर 1994 या 7 आ जाए तो वो तो आपके बाहर ही निकलेंगे। ठीक है, 2003 ही तो हैं यार, आसानी से आप याद रखोगे। 2002 और बाकी 2 की 2005। ठीक है, बाकी ये तो पौंग झील, चंद्रताल झील, रेणुका झील, ये तो आपको ऐसे भी पता है कि कहाँ पर पड़ती है। तो ये रामसर साइट के बारे में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इतने ही क्वेश्चन इससे बनेंगे, बाकी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे भी, तो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप जो है वो अच्छे से याद रख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं फॉरेस्ट के बारे में, पढ़ लेते हैं थोड़ा। फॉरेस्ट इन एचपी, फॉरेस्ट की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट है उनका क्या इस टाइम सिचुएशन चली हुई है। ठीक है, और उसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो 37,948 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर बोल लीजिए, किलोमीटर स्क्वायर बोल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, बुक्स में आपकी कुछ भी लिखा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार कमेंट कर देते हैं कि भाई बुक में हमारी कुछ और दिया गया है, ये 37,000 की जगह 33,000 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी डेटा है आपका ये फॉरेस्ट वाला, ये आपका इकोनॉमिकल सर्वे से है। अब इकोनॉमिक सर्वे से ऊपर तो आपकी बुक्स नहीं छप सकती। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपका यही जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सच होने वाला है। ठीक है, तो 37,948 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, जिसको बोलेंगे आप वन क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मान लीजिए मेरे आप ही के ऊपर ले लेता हूँ मैं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने एक प्लॉट जो है वो खरीदा कि अपने घर बनाने के लिए, ये आपने प्लॉट खरीदा। ठीक है, और आपने घर बनाया इतने एरिया में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्लॉट तो ये पूरा आपका ही है, आप ही के अंडर आता है, बट आपने जो घर बनाया है वो आपने इस क्षेत्र में बनाया है, इस एरिया में बनाया है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो यहाँ पर इसी तरीके से फॉरेस्ट एरिया होता है। मान लीजिए ये फॉरेस्ट एरिया है पूरा, तो फॉरेस्ट एरिया पे ज़रूरी नहीं है कि सारे पर फॉरेस्ट हो। ठीक है, हो सकता है कि इस एरिया में आपके फॉरेस्ट हो, फिर इस एरिया में हो, बट ये जो पूरा एरिया है ये आपके फॉरेस्ट के अंडर आता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि एक पर्टिकुलर ज़मीन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उस पर पेड़ हों, बट वो फॉरेस्ट के अंदर आता है, तो वो होगा आपका फॉरेस्ट एरिया। अब ये जो एरिया है 37,948 किलोमीटर स्क्वायर, ज़रूरी नहीं है कि सारों पर यहाँ पर पेड़ खड़े हों, पेड़ लगे हुए हों।
ठीक है, इनमें से जिस पे पेड़, जितने एरिया पे पेड़ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये टोटल जो है वो फॉरेस्ट एरिया आता है 37,948 किलोमीटर स्क्वायर, कि इतना भाई फॉरेस्ट एरिया है जिस पर पेड़ हो सकते हैं, या जो भी फॉरेस्ट के अंदर आता है, पेड़ झाड़ियाँ वगैरह जो भी होते हैं वन, ठीक है, और हो चाहे ना हो ये आपका बाद में मैटर करता है। अच्छा, 66.52% ऑफ टोटल एचपी एरिया, हिमाचल प्रदेश का जितना टोटल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 66.52% जो है वो आपका फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है, यानी कि वन क्षेत्र के अंडर आता है। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर एक एग्जाम में घुमा फिरा के, और अब तो एचपीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो यार इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि आपका जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें जो क्षेत्रफल 37,948 किलोमीटर स्क्वायर है वो आपका किसका है, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, यानी कि वन क्षेत्र उसको बोलेंगे 37,948 किलोमीटर स्क्वायर, और ये जो है वो 66.52% है किसका, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का। ये 2% आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेस्टेड एरिया, ठीक है, यानी कि जहां पर आपके वन है तो वो है आपका 45,443 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 37,948 किलोमीटर स्क्वायर इसमें से सिर्फ 15,443 किलोमीटर स्क्वायर पर ही वन है। वही बात आ गई, पूरा एरिया है ये आपका फॉरेस्ट के अंडर आता है, ठीक है, ये एरिया कितना है, ये है आपका 37,948। अब इसमें से कितने के ऊपर वन है, इसमें से आपके 15,443 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर वन है, ठीक है जी, जो कि होता है 27.74% ऑफ एचपी एरिया। टोटल हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का 27% आप याद रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल वन क्षेत्र कितना है, तो हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र है 37,948। हिमाचल प्रदेश में कितने क्षेत्र पर वन है, ठीक है, फॉरेस्टेड एरिया, तो वो होगा 15,443। कितना परसेंटेज टोटल हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का जो है वो वन क्षेत्र के अधीन आता है, तो वो है 66.50%। और कितना वनों के अधीन आता है, ठीक है, वन क्षेत्र और वनों, ठीक है, या वनों का यानी कि डायरेक्ट फॉरेस्ट के, और ये फॉरेस्ट एरिया, तो ये है 27.74%। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट करिएगा, तो आपको मैं अगली वीडियो में और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ही जो है वो हमारी मोटिवेशन है आपको आप तक वीडियो पहुँचाने की। तो ये दो चीज़ें आपको फॉरेस्ट से रिलेटेड क्लियर रखनी है। अच्छा, आगे एक इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, 2022 और 23 में जो है वो 15,000 हेक्टेयर जो है वो प्लांटेशन का टारगेट रखा गया है, यानी कि जो फॉरेस्ट हैं आपके 15,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। 2022 और 23 का ये टारगेट रखा गया है, जिसमें से 12,131 को जो है वो अचीव कर लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, कितना टारगेट रखा गया है, 15,000 हेक्टेयर पर, आउट ऑफ जिसमें से आपका जो है वो 12,131 हेक्टेयर पर ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है, और अब जो बाकी रिमेनिंग रह गया है वो आपको पता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा बहुत जो है वो याद रखिएगा अगर आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हो। अच्छा, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, अच्छा, ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है जिला वाइज, अगर जिले के बारे में बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो किस में है, वो है आपका लाहौल स्पीति में। कितना, 10,953 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, और सबसे कम किस में, हमीरपुर में है, कितना है, 165 किलोमीटर स्क्वायर। ये मैं आपको लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ जो इकोनॉमिकल सर्वे में दिया गया है, क्योंकि आज हम फॉरेस्ट पढ़ रहे थे तो मैं आपको पुराना डेटा पढ़ाता तो वो कहीं पर लगना नहीं था, तो इसलिए मैंने इकोनॉमिकल सर्वे से लेटेस्ट डेटा आपको पढ़ा दिया, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा किस में है, यानी कि वन क्षेत्र लाहौल स्पीति में 10,953 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, या और उसके बाद सबसे मिनिमम किस में है, हमीरपुर में है 165 स्क्वायर किलोमीटर। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मैप के थ्रू भी समझ लेते हैं, सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति में, ठीक है, वन क्षेत्र यानी कि अब देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, लाहौल स्पीति का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा इसी में ही होगा। आप मैप ही देख लीजिए, आप मैप की तरफ ध्यान दे के देखिए, मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, इसी तरीके से आप याद रखिएगा। अगर आप मैप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एरिया इसमें आपको किसका दिख रहा है, आपको दिख रहा है लाहौल स्पीति का, कि भाई सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस में होगा, लाहौल स्पीति में होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया है। अब इसमें सबसे कम जो है वो एरिया किसका दिख रहा है, तो यहाँ पर ये हमीरपुर का दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे कम वन क्षेत्र किस में होगा, हमीरपुर में होगा। लाहौल स्पीति में कितना है आपका, ठीक है, 10,953 वर्ग किलोमीटर, और आपका हमीरपुर में कितना है, 165 वर्ग किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है, याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो।
तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और उससे बाद फॉरेस्ट के बारे में आपको टोटल फॉरेस्ट एरिया, कितने फॉरेस्ट मतलब कितने एरिया पे फॉरेस्ट हैं वो भी याद रखना है, कितनी परसेंटेज है, कितने का टारगेट है, 15,000 हेक्टेयर प्लांटेशन का टारगेट है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कौन कौन से, यही क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर लिया, वैसे पूछा जाए ना पूछा जाए मुझे नहीं पता है, ठीक है, एग्जैक्ट, क्योंकि इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, तो 20% याद रखिएगा। ओपन फॉरेस्ट पूछ लिया जाए तो 33% जो है वो याद रखिएगा। और मॉडरेट और डेंस पूछ लिया जाए तो 46 याद रखिएगा, ठीक है। मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, तो मॉडरेट डेंस याद रखिएगा 46%, ठीक है। और अगर वेरी डेंस 20%, मतलब ये आप 20, 33 और ये थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा रखिएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े जब आप एग्जाम में बैठे। पूछा जाए ना पूछा जाए वो अलग बात है, बट थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है जी। फिर यहाँ पर कुछ स्कीम्स हैं जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है, उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली है आपकी सामुदायिक वन संवर्धन योजना, ठीक है, सामुदायिक वन संवर्धन योजना। उसके बाद वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, एक बूटा बेटी के नाम, विद्यार्थी वन मित्र योजना, अमृत सरोवर जल भंडारण। ये सारी स्कीम्स इसलिए चलाई गई है ताकि लोगों को जो है वो फॉरेस्ट के जो भी प्लांटेशन होती है या जो भी फॉरेस्ट का रखरखाव होता है उसके लिए जागरूक किया जा सके, ठीक है। एक एक करके बात मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले है सामुदायिक वन संवर्धन योजना, ठीक है। इसका टारगेट क्या है कि जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल आपकी जो कम्युनिटी होती है उसका पार्टिसिपेशन करना, कि जो डेवलपमेंट होती है फॉरेस्ट की या कंजर्वेशन होती है उसमें वो सहयोग दें। सामुदायिक का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी, यानी कि सामुदायिक रूप से, ठीक है, वनों को डेवलप करना। तो ये आपका इसका जो है वो मेन मोटिव है। अच्छा, 2022 और 23 में इसके लिए जो है वो लगभग 3 करोड़ रुपए का जो है वो बजट रखा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 3 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आपका वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, ठीक है, वनों को समृद्ध करना ऐसा, ठीक है, बट ये रिलेटेड है आपकी NTFP से, ये इंपॉर्टेंट है, NTFP याद रखिएगा। NTFP का मतलब क्या है कि नॉन टाइम्बर या टिम्बर आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका पेड़ों से रेजिन निकलता है, आपको पता होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके जैसे हर्बल प्लांट होते हैं, और उसके अलावा आपके जो है वो डेकोरेटिव आइटम्स बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जो आपके लकड़ियों से ज़्यादातर प्रोडक्ट बनते हैं, रेजिन से कुछ बना दिया आपका, ठीक है, जो आपके हर्बल प्लांट्स हो गया, हर्बल जड़ी बूटियां वगैरह होगी, या फिर आपके डेकोरेटिव आइटम कोई बना दी, तो उससे रिलेटेड है आपके NTFP, उनको जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है जो आपकी लोकल कम्युनिटी है वो इसको कैसे कलेक्ट करे, ठीक है, कैसे इसको जो है वो कंजर्व करे और कैसे इसको जो है वो सेल करे, ठीक है, यानी कि इसकी सेल को जो है वो बढ़ावा देने के लिए वन समृद्धि जन समृद्धि योजना जो है वो चलाई गई है। हो गया क्लियर? ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखिएगा सामुदायिक वन संवर्धन योजना किससे रिलेटेड है, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना NTFP से रिलेटेड है, यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा, एक बूटा बेटी के नाम, ये तो आपको पता ही होगा कि एक बूटा क्या है कि जो अवेयरनेस होती है आपकी स्टार्ट कब करी गई थी, 2019-20 में की गई थी। तो बेटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइफ में, एक गर्ल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उस चीज़ को जो है वो वैल्यू क्या होती है डॉटर की, उसको अवेयर करने के लिए चलाई गई थी। अच्छा, इसमें ये बोला गया था कि अगर स्टेट में कहीं पर भी जो है वो लड़की होती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो है वो एक प्लांटिंग गिफ्ट जो है वो देंगे। अब ये कितना जो है वो आपका ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रही है ये आप सभी जानते हैं, कितना नहीं कर रही है, बट 2023 और 22 और 23 के लिए इसका बजट जो है वो 4 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया है, ठीक है। क्या कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, विद्यार्थी वन मित्र योजना, ठीक है, विद्यार्थी वन मित्र योजना, इसके लिए 2022 और 23 का जो बजट रखा गया है वो अप्रॉक्स 38 लाख के आसपास रखा गया है। और इसमें क्या होता है कि जो भी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर चलाई जा रही है, तो इसमें ये है कि भाई जो बच्चे होते हैं वो प्लांटिंग मतलब कि फॉरेस्ट में जाकर जो है वो पेड़ लगाते हैं। तो 65 स्कूल्स को इस बार जो है वो चयनित किया गया है। अमृत सरोवर की अगर बात करें तो अमृत सरोवर में जो है वो आपका 2022 और 23 में क्या किया गया है कि 154 साइट्स ऐसी हैं जिनको चूज़ किया गया है कि अमृत सरोवर जो है वो बनाए जाएंगे। और ये बोला जा रहा है डेटा के अकॉर्डिंग कि 147 का जो है वो निर्माण ऑलरेडी उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो 154 याद रखिएगा। जल भंडारण जो है वो आपकी डैम से रिलेटेड है कि डैम बनाए जाएंगे, और इसके लिए जो है वो आपका 82 स्थानों को जो है वो चूज़ किया गया है, 82 प्लेसेस को, कि यहाँ पर जो है वो डैम बनाए जाएंगे, और 23 करोड़ के आसपास जो है वो इसका बजट है। तो एक छोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया कि फॉरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं और किस तरीके से उसमें जो है वो वर्क होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी मेजर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि टोटल फॉरेस्ट मतलब ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया किसमें है, मिनिमम किसमें है, ठीक है, टोटल फॉरेस्टेड एरिया कितना है और फॉरेस्ट एरिया कितना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से जो है वो याद रखनी है, ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रेनफॉल के बारे में। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार निकल जाते हैं। तो ये ज्योग्राफी का लास्ट सेशन है, तो इसको यहीं पर जो है वो एक साथ कर लिया। देखिए एवरेज रेनफॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश में 2022 में जो हुई है वो है आपकी 1251 मिलीमीटर। ये मैंने क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पर थोड़ी देर पहले अपलोड किया था कि कितने बच्चों को आता है कितनों को नहीं आता है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो, ऑफिशियल जीके स्टडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को जो है वो वहाँ पर पढ़ पाएँ। तो 1251 मिलीमीटर जो है वो एवरेज रेनफॉल हुई थी हिमाचल प्रदेश में 2022 में। हर साल चेंज होती है। अब अगर बात करें यहाँ पर देखिए जून से सितंबर 2022 के बारे में, तो जो नॉर्मल रेनफॉल होती है, ठीक है, वो होती है आपकी 734 जून से अगर बात करें सितंबर के बारे में। और यहाँ पर जो एक्चुअल रेनफॉल हुई जून से सितंबर के बीच में वो ही 717। तो यहाँ पर जो है वो -18 का डिक्रीज जो है वो देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर की बात करें 2022 की, तो एक्चुअल रेन जो होती है वो आपकी 76 होती है, बट यहाँ पर कितनी हुई 64 हुई। तो एक्चुअल जो है वो आपको -19 का जो है वो यहाँ पर डेफिशिएंट देखने को मिला। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना ज़रूरी है। किसी के साथ कल को डिस्कस भी करोगे ना, जीके स्टडी से पढ़ कर जाओगे तो भाई सोचेगा वो कि कहाँ से पढ़ते हो। तो एवरेज रेनफॉल 1251 मिलीमीटर हुई आपकी 2022 में। और मैंने आपको ये भी बताया कि जून से सितंबर जो है वो ज़्यादा बारिश होती है, जून से सितंबर, और अक्टूबर से दिसंबर कम होती है। तो एक्चुअल जो है वो 717 होती है, नॉर्मल जो है वो 734 होती है। ठीक है, आपको एक्चुअल जो हुई वो आपकी 717 हुई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया कि जो आपका नॉर्मल होती है वो 64 होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपकी 76 हुई। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत जो है वो आपको आइडिया रखना है दिमाग में। अच्छा, एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 2017 में आप देख सकते हो 1500 के करीब मिलीमीटर के करीब हुई थी। ठीक है जी, उसके बाद 2018 में 1100, फिर 2019 में 1200, 2020 में 1100, ठीक है, और 2021 में 1131, और अब कितनी हुई 1251। तो ये इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया के लिए बताया। अच्छा, हाईएस्ट रेनफॉल 2022 में कहाँ कहाँ पर हुई ये ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। सबसे ऊपर कांगड़ा, आपको पता है कि धर्मशाला में सबसे ज़्यादा होती है, तो ये हमेशा फर्स्ट पे रहता है, ये आपके चेंज होते रहते हैं। सेकंड नंबर पर है आपका चंबा, उसके बाद थर्ड पर है सिरमौर, उसके बाद चौथे पर आपका जो है वो मंडी है। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट 3 तो याद रखिएगा। पहले पर आपका कांगड़ा, ठीक है, सेकंड पर आपका चंबा, और थर्ड पर आपका जो है वो सिरमौर। यहाँ पर जो है वो 2022 में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। ठीक है जी, कहाँ कहाँ पर, सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है आपका कांगड़ा, और सेकंड पर है आपका, ये फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड पर है आपका चंबा, और थर्ड पर है आपका सिरमौर, ये है आपका थर्ड प्लेस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये अपर वाले पार्ट्स हो गए थोड़े, मतलब ऊपर मैप के अकॉर्डिंग, और ये आपका साउथ वाला पार्ट हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से याद रखिएगा। ये हो गया। बात करते हैं वेटलैंड के बारे में। इतना समझ आ गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े से टॉपिक है, अच्छे से याद रखिएगा। टोटल वेटलैंड्स की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो 92 है। ठीक है, 92 वेटलैंड है, छोटे मोटे मिलाकर सारे। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है आपका पौंग डैम वेटलैंड, कांगड़ा में पड़ता है, चंद्रताल वेटलैंड लाहौल एंड स्पीति में, और श्री रेणुका जी वेटलैंड सिरमौर में। अब जो है ये रामसर साइट इनको घोषित कर दिया गया है, हमने अभी जो है वो ऊपर बात करी है। उसके बाद 2 और आते हैं, रिवालसर वेटलैंड और खजियार वेटलैंड। रिवालसर वेटलैंड कहाँ पर पड़ता है, मंडी में, और खजियार पड़ता है आपका चंबा में। मैप मैंने यहाँ पर शो नहीं करे क्योंकि ये हम बहुत बार जो है वो पढ़ चुके हैं, लेक्स वगैरह जब हमने पढ़ी है तो आपको बताइए। अब ये क्या है कि ये आपके नेशनल वेटलैंड्स हैं। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड है। तो ये टोटल आगे मतलब टोटल कितने, टोटल आपके 92 हो गए, जिसमें से आपके इंपॉर्टेंस कौन कौन से, रिवालसर वेटलैंड और खजियार वेटलैंड आपके नेशनल वेटलैंड्स हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के। और जो आपके पौंग डैम वेटलैंड है, चंद्रताल वेटलैंड है, या श्री रेणुका जी वेटलैंड है, इनको जो है वो रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये आपको क्लियरिटी से जो है वो पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इतना तो याद रख ही सकते हो। अच्छा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो एक प्रपोजल भेजा है 6 रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश को नेशनल वेटलैंड्स में जो है वो शामिल करने के लिए। ठीक है, 6 रिवर्स नहीं, वैसे 6 लेक होगी यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी, नाको लेक को, ठीक है, किन्नौर में पड़ती है, चंद्रनाहन लेक को शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, भृगु लेक को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, सरयोलसर लेक को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, पराशर को मंडी में पड़ती है, और मणिमहेश को जो कि चंबा में पड़ती है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो ये भेजा है क्या बोलते हैं प्रपोजल, कि भाई हम इनको जो है वो नेशनल वेटलैंड जो है वो घोषित करना चाहते हैं। और अभी कौन कौन से नेशनल वेटलैंड, एक तो आपकी रिवालसर वेटलैंड है और दूसरी खजियार वेटलैंड है। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखिएगा। अब कौन कौन सी है, नाको को भेजा है, ठीक है, और चंद्रनाहन लेक को भेजा है, भृगु को, सरयोलसर को, पराशर को, और मणिमहेश को। कहाँ कहाँ पर पड़ती है ये सारी आपको जो है वो पता है। इसके अलावा ठीक है,
2 लेक ऐसी भी हैं जिनको हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रपोजल भेजा है रामसर साइट में शामिल करने के लिए। कौन कौन सी है? एक तो रिवालसर लेक जो कि आपकी नेशनल वेटलैंड है, ठीक है, कहाँ पर पड़ती है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरी है खजियार लेक, वही जो आपकी वेटलैंड है, कहाँ पर पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ठीक है। तो ये सारी कहाँ पर, या इन सारों को क्या बोला गया है कि इन सारों को जो है वो वेटलैंड बनाए नेशनल लेवल का, और जो आपकी नेशनल लेवल की वेटलैंड है इनको जो है वो रामसर साइट जो है वो घोषित किया जाए। तो ये आपको समझ आ गई कि क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के कुल कितने भाग पर चरागाह है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। जो आपके चरागाह होते हैं, ठीक है, पास्चर्स होते हैं, वो कितने पार्ट पर हैं? तो अप्रॉक्स याद रखिएगा 12% पर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र लगभग कितना है? तो ये वन क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जो आपका फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया लगभग कितना है? तो वो है आपका 37,948 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ज़्यादातर बुक्स में 37,033 दिया गया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ इकोनॉमिकल सर्वे के हिसाब से। कितना परसेंट है? परसेंटेज भी पूछी जा सकती है, बट मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की। क्वेश्चन 68.16%, ठीक है, एचपी के टोटल एरिया का, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के कितने क्षेत्र पर वन है? ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में डिफरेंस देख लीजिएगा, वन क्षेत्र और वन सिर्फ, ठीक है। ये हुआ था फॉरेस्ट एरिया, यहां पर फॉरेस्ट के ही बारे में पूछा जा रहा है। तो 15,443 वर्ग किलोमीटर पर जो है वो आपका फॉरेस्ट है, और ये कितना हो गया? ये हुआ आपका 27.74%, ठीक है, ऑफ टोटल एरिया ऑफ एचपी। ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे ये एक्चुअल जो है वो आपका 15,442.95 है, बट आपको इसको राउंड ऑफ करके जो है वो 15,443 ही लिखना है। हो गया क्लियर? हिमाचल प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना, जिसको सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम भी बोलते हैं, कब शुरू की गई थी? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो 1980 और 81 में ये स्कीम को जो है वो आपका शुरू किया गया था। अच्छा, शिंगनी मिंगनी और रतनजोत निम्नलिखित में से क्या है? ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। तो शिंगनी मिंगनी और रतनजोत एक आपकी जड़ी बूटी है, ठीक है, जड़ी बूटियों के एक प्रकार है। शिंगनी मिंगनी तो आपका एचएस वगैरह में भी पूछा गया था, रतनजोत आपका जो है वो एलाइड में पूछा गया था। ये मैंने कंबाइन कर दिए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? पता ही आपको, लाहौल स्पीति में जो है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र है, 10,953 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, ठीक है। लोएस्ट किस में है? हमीरपुर में है, कितना? 165 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने आपको मैप के थ्रू भी बताया कि मैप का एरिया बड़ा किसका है? आपका लाहौल एंड स्पीति का, और छोटा सा किसका है? हमीरपुर का। तो उस तरीके से याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में 2022 में औसत वर्षा जो है वो कितनी हुई थी? 1251 मिलीमीटर। यही क्वेश्चन सेम मैंने जो है वो टेलीग्राम पर डाला था, 1251 मिलीमीटर। कांगड़ा जिले के बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर हुई? ठीक है, कांगड़ा जिले के बाद 2022 का पूछ रहा है लेटेस्ट डेटा। तो कांगड़ा जिले के बाद हुई आपकी चंबा में, ठीक है। फर्स्ट आपका कांगड़ा, सेकंड आपका चंबा, थर्ड आपका सिरमौर, ठीक है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी आर्द्र भूमियां हैं? आर्द्र भूमियों को बोलते हैं वेटलैंड्स, याद रखिएगा। हिंदी भी थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा, या फिर इंग्लिश भी, दोनों तरीके से चलिए कीजिए। तो इसका आंसर है 92, 92। परीक्षा बूस्टर को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अमृत सरोवर योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी जगह को सरोवर के लिए चिन्हित किया गया है? ठीक है, ये आपको पता ही है। कितनी जगह को चिन्हित किया गया है? 154, आउट ऑफ विच 147 जो है वो बना दिए गए हैं। 154 टोटल आपके प्लेस थे। अमृत सरोवर योजना के, अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, मतलब थी उस हिसाब से, बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं थी। सिंपल सा आपको जो बच गए थे डेटा वगैरह के क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पर आपको आज क्लियर करवा दिए हैं। अच्छा, उसके बाद अब कल से जो है हम डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट पढ़ना चाहते हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एचपी पेपर 1 मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, बाद में आप बोलोगे कि प्राइस जो है वो कम कर दीजिए, तो आपके पास थोड़ा बहुत लास्ट चांस है। 100 कूपन कोड हमने और बढ़ाए हैं, ठीक है। 250 ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं बच्चे। डेली का टेस्ट भी दे रहे हैं, अभी इंग्लिश का डाला था, इंग्लिश के भी टेस्ट जो है वो 50+ बच्चों ने ऑलरेडी दे दिया है। तो जिसको जब टाइम लगता है वो तब देता है नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो एक बार ज़रूर जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो का, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो जो है वो कैसे